हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताने वाला हूं जो आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। उसके बाद ही आपको सारे के सारे वीडियो देखने हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें हैं। बात क्या है कि यहाँ पर जो भी पॉइंट मैं अब पढ़ा रहा हूँ अभी तक, जैसे मैंने पदार्थ की अवस्थाएँ पढ़ाई हैं आपको, ठीक है, या अभी मैं पदार्थ के वर्गीकरण की बात कर रहा हूँ, उस पर मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। या कहें तो पदार्थ से मैंने जब स्टार्ट किया था उसकी डेफिनेशन मैंने बताई थी। जितने भी टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ ये सब के सब बेसिक हैं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि ऐसे कोई क्वेश्चन बने, क्योंकि ये सबको पता है ये बेसिक चीज़ें और हर कोई स्टूडेंट इस बात को जानता है। ठीक है, अभी आपको भले ये थोड़ा अजीब सा लग रहा हो ये सारी चीज़ें क्या क्या आ रही हैं, नहीं नहीं, लेकिन जब आप पूरी की पूरी 11th में 5वां 6वां 7वां 8वां चैप्टर तक जाओगे फिर आपको ये सारी बातें नॉर्मल लगने लगेंगी। ठीक है, जो भी मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, मेन जो इस चैप्टर का मेन जो टॉपिक स्टार्ट होता है वो मोल कॉन्सेप्ट से स्टार्ट होते हैं। उसके बाद जो रूल आते हैं वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट, जैसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम, गुणित अनुपात का नियम, या मोलरता, नॉर्मलता, ये सारे जो टॉपिक अब इस चैप्टर में आते हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उनको आपको ज़्यादा फोकस करना है, याद रखना है। ठीक है, इन सबको जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ इन सबको बस एक बार देख लिया, बात खत्म। यह नहीं कि लगे हुए धातु क्या होते हैं, अधातु क्या होते हैं। भाई धातु क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, बस बात खत्म। अब उसको 24 घंटे थोड़ी ना पढ़ते रहना है, क्योंकि जब मैं तीसरा चैप्टर पढ़ाऊंगा वहां पर जाकर के फिर से ये बातें आएंगी, वहां पे और ज्यादा डीप आ जाएंगी। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पर इस चैप्टर, ये जो चैप्टर है ये याद करने वाला चैप्टर नहीं, इसको हम कहते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, मतलब बस कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, इसको याद नहीं करना है। ठीक है, कि इसको रटने लग गए, ऐसा रटना नहीं। किताब निकाल रहे हो, नोट्स देख रहे हो, फिर रटे जा रहे हो, रटने वाला चैप्टर नहीं है। केवल इसको ध्यान में रखना है कि धातु क्या होते हैं। अब धातु की परिभाषा रटने लग जाओ कि हाँ भाई ऐसे तत्व होते हैं जिनसे इलेक्ट्रॉन त्यागते हो धातु कहलाते हैं। ऐसा कुछ नहीं, बस इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, बात खत्म। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं अधातु, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, डोनेट भी कर सकते हैं उपधातु। ठीक है, बाकी मैंने क्या कहा, जब मैं तीसरा चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वहां पे तो मैं आपको पूरा का पूरा समझाऊंगा ना ये सारी चीजें। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बस छोटे छोटे से पॉइंट आपको बता रहा हूँ, जितना आपके लिए जरूरी है जानना उतना बता रहा हूँ। बाकी मुझे पता है कि आगे जाकर के तो ये सब आपको डीप पढ़ना है, सब आपको समझ में आ जाएगा आगे जाकर के। ठीक है, तो अभी बस आगे ना आपको ये कंफ्यूजन आ रहा है कि ये यौगिक क्यों है, ये तत्व क्यों है, ठीक है, वो वाली बात बता रहा हूँ आपको केवल और केवल। इसमें मैं ज्यादा डीप नहीं जा रहा हूँ। जैसे अब मैं बॉन्डिंग की बात करूँ, जैसे मैं अभी यौगिक पढ़ाने वाला हूँ, कल मैंने तत्व पढ़ाया, अभी मैं यौगिक पढ़ाऊंगा, तब मैं यौगिक में बॉन्ड बताने लग जाऊँ कि दो एटम्स के बीच कौन सा बॉन्ड बन रहा है, तो वो नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि बॉन्डिंग तो आपके पास चैप्टर है पूरा का पूरा, केमिकल बॉन्डिंग बहुत बड़ा चैप्टर है, वहां सब सीख जाओगे आप लोग। तो यहां बस मैं वही चीज बता रहा हूं जो आपके लिए जाननी जरूरी है। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो अब आगे बढ़े। शुद्ध पदार्थ की बात चल रही थी। शुद्ध पदार्थ में एक तो आ गया था आपका तत्व और एक आ गया था आपका यौगिक, यही था। ठीक है, जिसको हम कंपाउंड भी कहते हैं। अच्छा, किसी किसी बुक में ना आपको एक चीज देखने को मिल जाएगी, पदार्थों का जब वर्गीकरण किया गया तो दो प्रकार से कर रहा है। कैसे? शुद्ध पदार्थ और मिश्रण नहीं, भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण, ऐसा भी कहीं आपको देखने को मिलेगा। और भौतिक वर्गीकरण में ना ठोस, द्रव और गैस, ये तीन अवस्थाएं लिखी होंगी। और रासायनिक वर्गीकरण में शुद्ध पदार्थ और मिश्रण लिखा होगा। ठीक है, कहीं कहीं ऐसा भी देखने को मिल जाएगा, तो कोई बात नहीं है। ये मत सोचना कि सर ने ऐसा पढ़ा दिया, एक ही चीज है। बहुत सारी बुक ऐसा दे देती है कि वर्गीकरण केवल दो प्रकार से हुआ, शुद्ध पदार्थ और, क्योंकि केमिकली वर्गीकरण ही हम देखते हैं, वो फिजिकल स्टेट हो गई, उसकी अवस्थाएं हो गई कि ठोस अवस्था होती है, द्रव अवस्था होती है, कोई भी पदार्थ अपनी तीन अवस्थाओं में रह सकता है, तो वो अवस्था की बात होगी है। लेकिन वो अवस्थाएं भौतिक हैं तो इसलिए उसको भौतिक वर्गीकरण के अंतर्गत बहुत सारी बुक रख देती हैं। ठीक है, तो उसमें माइंड मत लेना इस चीज को। ठीक है, आगे बढ़े। यौगिक। अब यौगिक क्या होता है? देखो मैंने तत्व क्या कहा था, तत्वों में ना एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। यौगिक में क्या होते हैं, दो या दो से अधिक प्रकार के तत्वों के जो परमाणु होते हैं, वो परमाणु क्या करते हैं, आपस में संयोजन करते हैं। और संयोजन कैसा होता है? निश्चित अनुपात में होता है। मतलब अनुपात क्या होना चाहिए? निश्चित होना चाहिए। अब ये अनुपात क्या होता है मैंने अभी बताया, जब मैं आपको गुणित अनुपात के नियम पढ़ाऊंगा आगे जाकर के,
तो वहां पर आपको और बातें अच्छे से समझ में आने लग जाएंगी। अभी तो बस डेफिनेशन पे फोकस करो और मैं क्या चीज बता रहा हूं उस पर फोकस करो। मैंने क्या कहा, डीप जाने की जरूरत नहीं है, ये सब बेसिक पॉइंट है और इन सबको डीप ले जाने का काम मेरा है। वो सब मैं आगे करता रहूंगा, आपको सब सिखाऊंगा, ठीक है। तो जितना आपके लिए एक दिन में जानना जरूरी है मैं उतना ही सिखा रहा हूं आपको, बस ये ध्यान रखना आप लोग। ये मत सोचना अरे सर ने ये नहीं बताया, सब बताऊंगा मैं आपको, टाइम आने पर सब पता चल जाएगा आपको, ठीक है। इसी चैप्टर में बहुत सारी बातें आपको पता चल जाएंगी और जो बातें छूट जाएंगी वो दूसरे चैप्टर में और जो वहां छूटेंगी वो तीसरे चैप्टर में, एज सो ऑन, ठीक है। यौगिक क्या होता है, मैंने क्या कहा, दो या दो से अधिक प्रकार के जो तत्व होते हैं उनके परमाणु जब क्या करते हैं, निश्चित अनुपात में संयोजन करते हैं, तो संयोजन से हमें क्या प्राप्त होता है, जो पदार्थ प्राप्त होता है उस पदार्थ को हम कहते हैं यौगिक। जैसे मैं कहूं H2O, सभी को पता है जल है। अभी देखो जल में ना दो प्रकार के तत्वों के परमाणुओं ने संयोजन किया। दो प्रकार के तत्व कौन कौन से हैं, एक है हाइड्रोजन और एक है ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन तत्व का एक परमाणु यूज हुआ है, हाइड्रोजन तत्व के दो परमाणु यूज हुए हैं और इन्होंने आपस में बॉन्डिंग करके क्या बना दिया है, जल बना दिया। अब इनके बीच बॉन्डिंग कौन सी होती है, मैंने पहले कहा है केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ाऊंगा, वहां मैं आपको समझा दूंगा। अभी तो बस जितना बात जाननी जरूरी उतना समझ लो। जैसे ग्लूकोज C6H12O6, अनुपात कैसे देखते हैं वो सब बताऊंगा, मूलानुपाती सूत्र बताऊंगा, अणु सूत्र बताऊंगा, अणुभार बताऊंगा, परमाणु भार बताऊंगा, गुणित अनुपात के नियम आएंगे, स्थिर अनुपात के नियम आएंगे, अनुपात सब बताऊंगा मैं आपको, सारी चीजें बताऊंगा, रेशियो कैसे कैसे होता है इनका, ठीक है। वो सब आगे आपको पता चल जाएगा। अभी तो आप बस डेफिनेशन पे फोकस करो और इस पे फोकस करो कि मैं क्या बता रहा हूं। अब देखो यहाँ पर दो प्रकार के तत्व होते हैं, यहाँ पर दो से ज्यादा हो गया, तीन है ना, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो मैंने क्या कहा, दो या दो से अधिक प्रकार के तत्वों के जो परमाणु होते हैं जब वो आपस में निश्चित अनुपात में संयोजन करते हैं तो जाकर के जो पदार्थ बनता है उसको हम क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं, ठीक है। जैसे नमक ले लो, नमक में क्या है, NaCl, तो एक सोडियम एलिमेंट है और एक क्लोरीन एलिमेंट है। इसका धनायन भाग और इसका ऋणायन भाग आपस में बॉन्डिंग करेगा, कुलाम्बिक फोर्स, आयनिक बॉन्ड बनेगा। अब ये आयनिक बॉन्ड क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, मैंने चौथे चैप्टर में आपको अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर दो एलिमेंट है, एक Na है और एक Cl है। अब बॉन्डिंग कैसे होती है तो मैंने आपको बता रखी है, कल बताया था ना, धातु अधातु की डेफिनेशन, ठीक है। तो इस प्रकार से दो या दो से अधिक प्रकार के जो तत्व हैं जब उनके परमाणु निश्चित अनुपात में संयोजन करते हैं तो प्राप्त पदार्थ को हम क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं, ठीक है। यौगिक की डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूं। आगे बढ़े, आगे हम बात करने वाले हैं मिश्रण की। अभी देखो मिश्रण क्या होता है, मिश्रण मैंने कल बता दिया था आपको, ये दो प्रकार के होते हैं, ये मुझे आपको बताना था। एक होता है आपका समांगी मिश्रण और एक होता है विषमांगी मिश्रण। ठीक है, अब देखो मैं इनको आपको समझाने वाला हूं। समांगी मिश्रण क्या होता है और विषमांगी मिश्रण क्या होता है, इतना ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं। आपको ये कहना है कि जब हम दो या दो से अधिक घटकों को मिलाएंगे तो यदि उनका संगठन समान हो, संगठन क्या हो, संगठन क्या हो, समान हो, तो ऐसा मिश्रण आपका समांगी होगा। और अगर संगठन समान नहीं हो, संगठन समान हो या संगठन क्या हो, असमान, अगर असमान हुआ तो वो विषमांगी मिश्रण है और अगर संगठन क्या हुआ, समान हुआ, तो ये क्या हो जाएगा आपका समांगी मिश्रण। ठीक है, समांगी मिश्रण में संगठन क्या होता है, समान होता है और विषमांगी मिश्रण में संगठन जो होता है वो क्या होता है, असमान होता है। ठीक है, अब संगठन समान का मतलब क्या है, इसको मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझा देता हूं, इसको भी मैं एक एग्जाम्पल से समझा देता हूं। ठीक है, तो आप समझ जाओगे समान और असमान की। हमने क्या किया, एक गिलास लिया और गिलास में हमने पानी भरा और पानी में हमने चीनी मिला दी। अब जैसे चीनी पानी में जाएगी तो कुछ देर बाद चीनी पानी में घुल जाएगी। उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि पानी और चीनी एक दूसरे में कंप्लीटली क्या हो चुका, मिसिबल हो चुका, पूर्ण रूप से मिश्रित हो चुके हैं।
ठीक है। तो अगर दो घटक या दो से ज्यादा घटक एक दूसरे में पूर्ण रूप से मिश्रित हो जाएं, ठीक है, यानी कि भौतिक रूप से हम उनको डिफरेंशिएट या पृथक नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि भौतिक रूप से हम ये नहीं पता कर पा रहे हैं कि चीनी कहां पर है, पानी कहां पर है। एक बार चीनी को पानी में घोल दो तो बता पाओगे चीनी कहां पर है, पानी कहां पर है? फिजिकली तो नहीं बता पाओगे, देख के बता पाओगे ये चीनी है और ये पानी है, नहीं बता पाओगे ना। तो हम कह सकते हैं भौतिक प्रक्रमों के द्वारा जिसको हम पृथक ना कर सकें उसे कहते हैं संगठन समान होना, और उसी को हम कहेंगे यहाँ पे समांगी मिश्रण। ठीक है, इनको हम जनरली इजीली हम इसको पृथक नहीं कर सकते हैं। जनरली कहें तो फिजिकल प्रोसेस के द्वारा तो हम इसको पृथक नहीं कर सकते। मतलब आप छलनी लोगे और छलनी लेकर के इसको गिराओगे तो नीचे, ऐसा तो नहीं कि नीचे पानी आ जाएगा ऊपर चीनी रह जाएगी, ऐसा तो नहीं है। पानी चीनी सब नीचे जाएगी। समझ में आ रही समझ में आ रही ना बात, क्या कहना चाह रहा हूं मैं? जैसे नमक और पानी, अब नमक को पानी में घोल दो, उसके बाद क्या उसको सेपरेट कर पाओगे? फिजिकल मेथड से। देखो केमिकल मेथड की बात नहीं कर रहा हूं, फिजिकल मेथड की बात कर रहा हूं। ठीक है, जनरली फिजिकल मेथड के द्वारा ये सेपरेट आउट नहीं हो सकते हैं। ऐसे मिश्रण क्या होते हैं? आपके समांगी मिश्रण होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे, जैसे मैंने क्या किया, चीनी और पानी को तो मिला दिया। अब मैंने चीनी, पानी और नमक तीनों को घोल दिया। अब तीन पदार्थ हैं और तीनों पदार्थ क्या है, यहां पर समान संगठन दिखा रहे हैं, यानी कि ये पदार्थ एक दूसरे में पूर्ण रूप से मिश्रित हैं और भौतिक प्रक्रमों के द्वारा हम इनको जनरली क्या कर सकते हैं? सेपरेट नहीं कर सकते, पृथक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो मिश्रण होते हैं क्या कहलाते हैं? आपके समांगी मिश्रण होते हैं। विषमांगी मिश्रण क्या होते हैं? तो आपको मैंने लिखा हुआ जहां पे संगठन क्या होता है? असमान होता है। कंपोजिशन क्या होता है? असमान होता है। ठीक है, असमान का मतलब जैसे मैंने क्या किया, एक पानी का गिलास लिया और उसमें मिट्टी डाल दी। अब जैसे आप मिट्टी को पानी में डालोगे क्या होगा? मिट्टी आपको अलग नजर आएगी, पानी आपको अलग नजर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? यानी कि फिजिकली आप उसको सेपरेट आउट कर पा रहे हो। आप देख पा रहे हो कि मिट्टी नीचे नीचे बैठी हुई है, पानी ऊपर ऊपर है। एक बार अगर आप उसको मिक्स करोगे भी तो पहले तो मिट्टी तैरेगी, लेकिन बाद में जाकर के तो वो क्या हो जाएगी? तली पर बैठ जाएगी ना। उसके बाद आप लोग एक पतला सा कपड़ा लोगे, उसको छान लोगे तो मिट्टी मिट्टी ऊपर आ जाएगी और क्या कहें, पानी पानी जो है वो नीचे आ जाएगा। यानी कि फिजिकल प्रोसेस से हम इसको क्या कर पा रहे हैं? पृथक कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा मिश्रण जिसको हम भौतिक रूप से पृथक कर सकते हो, या हम ये कहें कि जो घटक होते हैं, ऐसा मिश्रण जिसमें घटकों के कण क्या होते हैं? एक दूसरे में पूर्ण रूप से मिश्रित नहीं होते हैं, अर्थात असमान संगठन उनका क्या पाया जाता हो, ऐसे मिश्रण को हम क्या कहते हैं? विषमांगी मिश्रण कहते हैं। ठीक है, तो समांगी मिश्रण क्या होते हैं, विषमांगी मिश्रण क्या होते हैं, समझ में आ गया आप लोगों को? क्लियर है? ओके, आगे बढ़े। अच्छा, यहां पे एक बात मैं बता देता हूं, अगर मुझे किसी चीज को विलयन कहना हो तो मैं किसको विलयन कहूंगा? समांगी मिश्रण को कहूंगा या विषमांगी मिश्रण को कहूंगा? समांगी मिश्रण को कहूंगा या विषमांगी मिश्रण को कहूंगा? विलयन किसको कहूंगा? याद रखना, विलयन जो होता है ना, दो या दो से अधिक घटकों का समांगी मिश्रण होता है। विषमांगी मिश्रण कभी भी विलयन नहीं कहलाता है। यानी कि जब मैं चीनी को पानी में घोलूंगा तो वो विलयन है, लेकिन अगर मैं मिट्टी को पानी में घोलूंगा तो वो विलयन नहीं है। ठीक है, तो एक वर्ड हमेशा याद रखना, ये जब आप 12th क्लास में जाओगे तो वहां पर भी आपको पढ़ने को मिलेगा। इस चैप्टर के लास्ट में भी आपको ये बात पढ़ने को मिलेगी कि दो घटकों का जो समांगी मिश्रण होता है ना, वही आपका क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। विषमांगी मिश्रण विलयन नहीं कहलाता है। ठीक है, सो मिश्रण की बातें थी वो मैंने आपको बता दी। शुद्ध पदार्थ क्या होता है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब हम आगे बात करने वाले हैं गुणधर्म की। आपका गुणधर्म, ठीक है, प्रॉपर्टीज। गुणधर्म में हम दो गुणधर्म देखते हैं पदार्थों के। एक देखते हैं भौतिक गुण। पदार्थों के गुणधर्म की अगर हम बात करें तो एक तो होता है भौतिक गुणधर्म और एक होता है रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, अभी देखो भौतिक गुणधर्म क्या होता है? भौतिक गुणधर्म ऐसे गुण होते हैं
जिसको पदार्थ की पहचान में बिना परिवर्तन किए या पदार्थों के संगठन में बिना परिवर्तन किए मापा जा सके, जिसको पदार्थ के संगठन में बिना परिवर्तन के मापा जा सकता है। यानी कि हमें पदार्थ में कोई चेंजिंग नहीं करनी है, उसके कंपोजिशन में कोई परिवर्तन नहीं लाना है, हम बस उसको बिना परिवर्तन किए ही क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। तो ऐसे गुणों को हम क्या कहते हैं, भौतिक गुण कहते हैं। जैसे मेरे हाथ में ये पदार्थ है, अभी मुझे इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, बस इसको देखना है, मेजर करना है। क्या मैं माप सकता हूं इसकी बहुत सारी चीजें मैं बता सकता हूं। इस चौक पर बिना परिवर्तन के मैं इसके बहुत सारी गुणों को बता सकता हूं। बता सकता हूं नहीं बता सकता हूं, कैसे? जैसे मैंने देखा इसको, अरे ये ठोस अवस्था है। कौन सी अवस्था है भाई? ठोस अवस्था है। यानी कि अवस्था क्या है वो हम बिना परिवर्तन के बता सकते हैं। मुझे इसको टच भी नहीं करना पड़ेगा, अभी तो हाथ पे रखूंगा, मैं बिना टच किए इसको बता सकता हूं भाई ये तो ठोस है, बता सकता हूं। ऐसे एक पानी की बोतल आप दूर रखी हुई आप बता सकते हो द्रव अवस्था है, ठीक है। तो वो गुण उसका भौतिक गुण है। रंग देख सकते हो भाई, पानी को देखते ही आप बता सकते हो वो रंगहीन है, बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो? तो वो रंगहीन है, यानी कि हम रंग भी बिना परिवर्तन के, यानी कि इसके संगठन में मुझे कोई परिवर्तन नहीं करना पड़ा। और ये पीले रंग का कलर का चौक है, तो मैंने देखते ही बता दिया पीले रंग का है, मुझे इसको तोड़ना मोड़ना कुछ नहीं पड़ा, देखते ही बता दे भाई येलो रंग का है कि नहीं है। तो हम रंग भी बिना परिवर्तन के बता सकते हैं। तो अवस्था हो गई, रंग हो गई, गंध भाई सूंघा, सूंघना ही तो है, तोड़ना मोड़ना तो नहीं है। सूंघा, सूंघने के बाद कौन सी गंध आ रही है पता कर सकते हैं, भौतिक गुण है। मतलब पदार्थ के संगठन में हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, बस उस बिना परिवर्तन के जो जो चीज आप इसमें मेजर कर सकते हैं वो आपको समझ में आ जाएगी। जैसे मुझे गलनांक देखना हो, तो गलनांक देखना हो मुझे कौन सा इसका, इसमें कोई परिवर्तन तो करना नहीं है, इसकी आइडेंटिटी तो लूज नहीं करनी है, ठीक है, आइडेंटिटी तो बनी रहेगी। तो हम गलनांक देख सकते हैं, क्वथनांक देख सकते हैं। तो ये सारे के सारे गुण जिसमें पदार्थ के संगठन में हम कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे और बिना परिवर्तन के हम क्या कर सकते हैं, बिना परिवर्तन के हम क्या कर सकते हैं, इन्हें माप सकते हैं। तो ये आपके क्या कहलाते हैं, भौतिक गुण कहलाते हैं। जैसे मैंने कहा वाटर है भाई, वाटर कहे तो H2 है। H2 अपने 3 फेज में रहता है, आइस में रहता है, वाटर फॉर्म में रहता है और वाटर वेपर में रहता है, ठीक है। तीनों कंडीशन में क्या इसका फॉर्मूला चेंज हो रहा है भाई? आइस का फॉर्मूला मैं पूछूं तो H2 ही तो कहोगे, वाटर का फॉर्मूला कहूं तो भी क्या कहोगे आप, H2O कहोगे, वाटर वेपर का फॉर्मूला क्या हुआ तब भी H2O कहोगे, ठीक है। मतलब क्या है, आपने अगर आइस को पिघलाया, गलनांक बिंदु तक उसको गर्म किया तो वो वाटर में कन्वर्ट हो गया। फिजिकल प्रॉपर्टीज है, गलनांक फिजिकल प्रॉपर्टीज है, क्योंकि आपने इसमें भौतिक परिवर्तन किया ना भाई। गलनांक का मतलब क्या है, ठोस को द्रव में परिवर्तित करना, और ठोस से द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है, भौतिक अवस्था में परिवर्तन। तो ये भौतिक गुणधर्म ही तो है। अब आपने क्या किया, वाटर को गर्म किया और ज्यादा, और इसको उबाला, उबालने के बाद इसको वेपर में कन्वर्ट कर दिया। तो वेपर में कन्वर्ट किया है ना, इसमें कोई परिवर्तन तो नहीं किया, आइडेंटिटी लूज नहीं की इसने। वेपर फॉर्म में भी ये H2 ही था, आइस फॉर्म में भी ये H2 था, इसमें भी ये H2 है। तो क्या इसकी आइडेंटिटी लूज की? नहीं की, केवल इसकी अवस्था परिवर्तित कर दी हमने। तो वो सारे के सारे गुण जो पदार्थ के संगठन में बिना परिवर्तन करके मापे जा सकते हैं वो सारे के सारे आपके भौतिक गुण कहलाते हैं। और दूसरा होता है आपका रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में हम क्या देखते हैं, रासायनिक गुण ऐसे गुण होते हैं जिनको मापने के लिए ना हमें कोई ना कोई रासायनिक परिवर्तन करना पड़ता है, कोई ना कोई रासायनिक परिवर्तन हमें क्या है, करना पड़ता है। जैसे हम एसिडिटी, अम्लता देख रहे हैं या बेसिसिटी देख रहे हैं, क्षारीयता देख रहे हैं, इन सबको देखने के लिए ना हमें कोई ना कोई परिवर्तन करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? तो जो भी केमिकल चेंज हम यहाँ पर करेंगे सब बताऊंगा मैं आगे। मैंने क्या कहा है कि अब ये चेंजिंग कैसे आते हैं, आपको केमिकल रिएक्शन पढ़ने को मिलेंगी, वहां पर सब पता चलेगा आपको। समझ में आ रही बात? फिजिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ने को मिलेंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ने को मिलेंगी, सब आगे। अभी परिवर्तन कैसे आता है ये सब मैं आपको आगे बताऊंगा। बस एक बात ध्यान रखना, रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक गुणधर्म में हमें रासायनिक परिवर्तन करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? तो ऐसा गुण है जहां पर हमें पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन करना पड़ता है, उनको मापने के लिए, ऐसे गुणों को मापने के लिए, यानी कि रासायनिक गुणों को मापने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन करना पड़ता है। लेकिन भौतिक गुण को मापने के लिए हमें पदार्थ में कोई, पदार्थ के संगठन में कोई परिवर्तन नहीं करना पड़ता है, ठीक है। तो बस ये बातें आपको ध्यान में रखनी है।
यहाँ तक मैंने आपको बता दिया। तो संगठन गुणधर्म बता दिया, गुणधर्म में मैंने भौतिक गुणधर्म बता दिया, रासायनिक गुणधर्म भी बता दिया है। इसके बाद हम बात करेंगे मात्रक की। ठीक है, मात्रक क्या होते हैं देखो। किसी भी राशि के मापन के लिए जो मानक हम उपयोग करते हैं या जिस मानक का हम प्रयोग करते हैं, उस मानक को हम क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। ठीक है, हमें कोई भी राशि मापनी है तो उस राशि को मापने के लिए हमें कोई ना कोई मानक तो चाहिए, है कि नहीं। अब हम जिस मानक का हम वहां पर प्रयोग कर रहे हैं ना, वही क्या कहलाता है, मात्रक कहलाता है। जैसे मुझे इस चौक को देखना है, मुझे कहना है इसका भार कितना है भाई, इसका द्रव्यमान कितना है, तो हम ग्राम में मापेंगे इसको, कितना ग्राम आ रहा है, तो ग्राम इसका क्या हो गया, मात्रक हो गया। ठीक है भाई, मैंने देखा ये 2 ग्राम का है, 2 ग्राम का चौक है भाई, 2 ग्राम का चौक है, ग्राम ग्राम में, तो ग्राम क्या आपका मात्रक है। ग्राम मानक है, एक ऐसा मानक है जिससे इसको हम क्या कर रहे हैं, माप रहे हैं। तो एक ऐसा मानक जिससे किसी राशि को मापा जाता है, वो मानक क्या कहलाता है, आपका मात्रक कहलाता है। और मात्रक की जो पद्धतियां है ना, 3 पद्धतियां होती हैं जनरली। ठीक है, अगर हम प्रणाली या पद्धति की बात करें तो मात्रक की 3 प्रणाली हैं। पहली होती है सीजीएस, एक होती है एफपीएस और एक होती है एमकेएस। सबको पता होगा सीजीएस। सीजीएस क्या है, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। एफ फुट, पाउंड, सेकंड। एम से मीटर, के से किलोग्राम, एस से सेकंड। ठीक है, सी का मतलब क्या है, सेंटी, जी का मतलब क्या है, ग्राम, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। एफ से फुट, पी से पाउंड, एस से सेकंड। एम से मीटर, के से किलोग्राम, एस से क्या है आपका सेकंड। तो ये 3 पद्धतियां हैं मापन की, लेकिन अब इन तीनों पद्धतियों को हम यूज नहीं करते हैं। नई पद्धति आई है जिसको हम कहते हैं एसआई पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है ये। एसआई पद्धति का हम प्रयोग करते हैं अब किसी भी राशि को मापने के लिए। और एसआई जो पद्धति है ना, वो एमकेएस पद्धति का ही एक मॉडिफाइड वर्जन है। ये मान के चलो, आप लोग समझ में आ रही बात, इसका ही मॉडिफाइड वर्जन है कौन, एसआई पद्धति। तो एसआई पद्धति में हम क्या देखते हैं, 7 भौतिक राशियां लेते हैं और 7 भौतिक राशियों के मात्रक हम वहां पर देखते हैं। अब वो भौतिक राशियां कौन सी हैं और उनके मात्रक क्या हैं, वो हमें यहाँ पर पढ़ने हैं। ठीक है, वैसे आप लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ लिया होगा ये चीजें। तो एसआई मात्रक की अगर हम बात करें तो एसआई मात्रक में सबसे पहले भौतिक राशि कौन सी होगी, एक तरफ तो आप भौतिक राशि लिख दोगे, और एक तरफ आप इसका मात्रक लिख दोगे। ठीक है, बस इतना ही करना है। जैसे भौतिक राशि में समय ले लो भाई, समय को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टी से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम और टी, स्मॉल टी से। और इसका मात्रक क्या है, सेकंड। और सेकंड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एस से। इसी प्रकार है लंबाई, लेंथ एल से रिप्रेजेंट करते हैं। और किस में मापते हैं इसको, मीटर में, इसका मात्रक मीटर है। एम से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। द्रव्यमान रिप्रेजेंटेड बाय एम, और इसका मात्रक क्या है, किलोग्राम। और किलोग्राम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, केजी से। द्रव्यमान के बाद आता है आपका विद्युत धारा। विद्युत धारा को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से। मात्रक है एम्पियर, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ए से रिप्रेजेंट करेंगे। विद्युत धारा के बाद आता है आपका ज्योति तीव्रता। आई न्यू से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो मात्रक है वो है कैंडेला, कैंडेला को रिप्रेजेंट करता है सीडी से। उसके बाद आता है ऊष्मागतिक ताप, ऊष्मागतिक ताप, ताप को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी से, और इसका मात्रक है केल्विन के। और लास्ट है पदार्थ की मात्रा,
रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एन, और मात्रक है मोल, हिंदी में भी मोल ही लिखते हैं इसको, ठीक है। ये 7 भौतिक राशियां हैं और ये इसके एसआई मात्रक है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। तो इनका हम यूज करेंगे आगे, आज के बाद जब भी हम यूज करेंगे। अच्छा, इसमें एक बात याद रखना, जब कभी भी आपको ना मात्रक दिए जाते हैं, जैसे किलोग्राम दे दिया है तो किलोग्राम में के बड़ा है, जी छोटा है। उसके बाद एक विशेष ध्यान रखना है, आपको कभी डॉट मत लगा देना, कभी भी गलती से भी डॉट मत लगा देना। अगर आपने डॉट लगा दिया तो ये आपका पूरा का पूरा मात्रक क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। केजी का मतलब केजी ही है, केवल केजी ही लिखना है आपको। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं कि जैसे 3 किलोग्राम आंसर आ गया तो डॉट लगा देते हैं, अगर आपने डॉट लगा दिया तो ये आंसर गलत है, डॉट नहीं लगता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने आपको मात्रक बता दिए हैं। मात्रक क्या होता है मैंने आपको बता दिया, किसी भी राशि के मापन के लिए प्रयुक्त मानक, जो मानक हम वहाँ पर यूज करते हैं वही आपका क्या कहलाता है, मात्रक कहलाता है, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने बता दिया, 3 प्रकार की प्रणाली होती थी, अब उसका हम यूज नहीं करते हैं। अब हम जनरली किसका यूज करते हैं, एसआई मात्रक का यूज करते हैं। तो आपको भी इसी का यूज करना है, जो चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है इन मात्रकों का आपका यूज करना है। आगे का जो टॉपिक है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।